सुमन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा ने तुम्हें कल फोन किया था? माँ की तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। रोहित अपनी पत्नी सुमन से बोला। सुमन ने बिना किसी झिझक के उससे भी तेज आवाज में उत्तर दिया, रोहित, पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी मम्मी है और आए दिन उनकी तबीयत खराब होती ही रहती है। तुम्हारे पापा ने तुमको फोन ट्राई किया होगा, नेटवर्क खराब होगा तो मुझे कर दिया, पर मैं किटी पार्टी में बिजी थी, उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई। और फिर रात को घर आकर मैं इतनी थक गई थी कि तुम्हें बताना ही भूल गई। अब इतनी सी बात के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? ठहराव रोहित की लाचारी। रोहित ने खुद को संभाला और कहा, मैं कल सुबह की फ्लाइट से गांव जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम भूल गई, पर क्या कल साथ चल सकती हो? तुम्हें देखकर माँ पिताजी खुश हो जाएंगे। सुमन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा देहाती गांव तुम्हें ही मुबारक हो रोहित। एयरपोर्ट से कोसों दूर तुम्हारा गांव, जहां जाने के लिए कार तक नहीं मिलती, और वो तुम्हारा पुरखों वाला घर जो मकान कम खंडहर ज्यादा लगता है। तुम ही जाओ वहां, और हाँ, 2-4 दिन रुक जाना ताकि उन्हें मेरी कमी न खले। संगीत में बदलाव, उदासी भरा स्वर। रोहित को सुमन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अगले दिन वह गांव पहुंचा। माँ कांता जी और पिता राजेंद्र जी बहू को न पाकर उदास हुए, पर वे जानते थे कि उनकी बहू कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद माँ की तबीयत ठीक हुई और रोहित वापस मुंबई लौट आया। एयरपोर्ट पर उसे अपना पुराना दोस्त निखिल मिल गया। वर्षों बाद मिले 2 जिगरी दोस्त, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। निखिल अब एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। दोनों ने नंबर बदले और मिलने का वादा किया। आवाज में अकेलापन और भारीपन। रोहित जब घर पहुंचा तो देखा सुमन फिर से किटी पार्टी की तैयारी में थी। सुमन ने जाते जाते कहा, रोहित, नौकर ने खाना बना दिया है, खा लेना। मेरा खाना रीता के यहाँ है। दुआ करो आज ताश के पत्तों में जीत मेरी हो। 3 हफ्तों से हार रही हूँ। चलो बाय डार्लिंग। रोहित सोफे पर धप से बैठ गया। जिस घर को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, आज वो उसे काटने को दौड़ता था। बच्चे बाहर पढ़ने गए और वहीं के होकर रह गए। घर के नाम पर बस एक बड़ा बंगला था, जिसमें न संस्कार थे न सुकून। अगले दिन उत्सुकता भरा स्वर। अगले दिन रोहित और सुमन निखिल के घर लंच पर पहुंचे। निखिल का आलीशान बंगला और वहां की चकाचौंध देख दोनों के होश उड़ गए। निखिल ने अपनी पत्नी आभा से मिलवाया। सांवली सलोनी, साधारण सी दिखने वाली आभा ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। सुमन ने आभा की सादगी देखकर मन ही मन गर्व किया कि वह उससे बेहतर दिखती है। लंच पर सुमन ने चहकते हुए कहा, खाना अच्छा है आभा जी। आप तो हाउसवाइफ होंगी न? आवाज में सम्मान और प्रभाव। निखिल ने गर्व से उत्तर दिया, सुमन जी, आभा की सादगी पर मत जाइए। मेरा पूरा कारोबार आभा ही संभालती है। यहाँ तक कि कौन सी डील कैसे करनी है, ये सब आभा का ही दिमाग है। यहाँ तक कि किचन के मसालों से लेकर ऑफिस की फाइल तक सब पर उसकी पैनी नजर रहती है। तभी निखिल के बच्चे आए और उन्होंने झुककर रोहित और सुमन के पांव छुए। बच्चों के संस्कार देखकर रोहित दंग रह गया। गहरा ठहराव, कड़वा सच। निखिल बातों बातों में बोला, रोहित, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरी पत्नी आभा भी तुम्हारे गांव के पास से ही है। रोहित के सामने 20 साल पुरानी एक धुंधली तस्वीर घूम गई। माँ ने यही फोटो दिखाई थी और कहा था, लड़की बहुत होशियार है, पढ़ाई के साथ पिता का कारोबार संभालती है। लेकिन तब रोहित पर आधुनिक और सुंदर लड़की का भूत सवार था। उसने आभा की सादगी को ठुकराकर सुमन को चुना था। आज फर्क साफ था। आभा मेहनत और संस्कारों से घर को स्वर्ग बना चुकी थी, जबकि सुमन ने सिर्फ खाने और घूमने में समय गंवाया था। वापसी का सफर, गंभीर संवाद। घर लौटते वक्त सुमन बोली, आभा जी कितनी प्रभावशाली हैं, इतना सब कुछ अकेले संभालती हैं। मैं होती तो कब का काम छोड़ देती। रोहित ने अपनी बरसों की दबी हुई भड़ास निकाल दी, बस सुमन, यही फर्क है तुम में और आभा जी में। सभी को साथ लेकर चलना और घर को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसीलिए आज हम चारों सिर्फ नाम के लिए साथ हैं। बच्चे वापस आना नहीं चाहते, तुम घर पर रहना नहीं चाहती और मैं ऑफिस में रहना पसंद करता हूँ। अंतिम शब्द धीमी और भावुक आवाज। रोहित का ऐसा जवाब सुनकर सुमन की बोलती बंद हो गई। आज इतने सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सच है, घर ईंट पत्थरों से नहीं, संस्कारों और आपसी तालमेल से बनता है।